नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने 8th क्लास का जो 4th चैप्टर है ज्योग्राफी वो शुरू किया हुआ है। ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है। एग्रीकल्चर के अंदर कौन कौन से ह्यूमन फैक्टर्स से जो ह्यूमन प्रोसेस है, जो किसान जो फार्मर होता है वो कौन कौन सी प्रोसेसिंग करता है, कौन से इसमें फिजिकल फीचर्स शामिल होते हैं, किस प्रकार के इक्विपमेंट्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। फिर टाइप्स ऑफ फार्मिंग के अंतर्गत हमने जो है खेती के बारे में जाना। तो अब भी हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग के अंतर्गत जो इसका सेकंड टाइप है कमर्शियल फार्मिंग, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम जो आपकी फार्मिंग है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम कमर्शियल फार्मिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं। इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट। देखिए, कमर्शियल जो व्यापारिक कृषि होती है उसके अंदर कृषि के साथ साथ पशु भी पाले जाते हैं, और इन सभी का जो उत्पादन जो होता है वो बाज़ार के लिए होता है। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज़ लार्ज। इसके अंदर जितने भूभागों को के अंदर बिजाई की जाती है या कल्टीवेट किया जाता है, जुताई की जाती है, और इसमें जो कैपिटल जो यूज की जाती है, पूंजी जो यूज की जाती है वो बहुत अधिक यूज की जाती है। मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ डन बाय मशीन्स। अधिकांश कार्य इसमें मशीनों से किया जाता है, क्योंकि बहुत बड़े जो लैंड्स होते हैं, खेत होते हैं, उनकी जुताई की जाती है। फिर हार्वेस्टिंग का कार्य, निराई का कार्य, वीडिंग का कार्य है, इरिगेशन का, ये मशीनों से किया जाता है इसके अंदर। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। कमर्शियल जो व्यापार वाणिज्यिक जो कृषि है, वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत वाणिज्यिक फसलें, अनाज जैसे खाद्यान्न फसल, मिक्स्ड फार्मिंग और आपकी जो मिश्रित खेती है वो इसके अंदर शामिल है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इसके अंदर शामिल है। इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पज। देखिए, जो अनाजों के अंदर जो आपकी व्यापारिक कृषि की जाती है, खाद्यान्नों के अंदर जो व्यापारिक कृषि की जाती है, इसमें अधिकांश फसलें वो उगाई जाती हैं जो फसलें जो हमारे खाद्यान्न के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं और जिनका मुख्य उद्देश्य व्यापार होता है। इनके अंदर प्रमुख जो फसलें हैं व्हीट एंड मेजे आर कॉमन कमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स। प्रमुख रूप से जो भारत के अंदर जो वाणिज्यिक रूप से खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं उसके अंदर आपका राइस है, व्हीट है, मेजे है, ये प्रमुख तौर पर भारत के अंदर उगाए जाने वाले खाद्यान्न फसलें हैं। मेजर एरियाज वेयर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टाइज्ड आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। अधिकांश क्षेत्र जहाँ पर जो खाद्यान्नों की अनाजों की जो फसलें जो हैं वो व्यापारिक दृष्टि से उगाई जाती हैं, वो आपके जो उत्तरी अमेरिका है वहाँ के शीतोष्ण घास के मैदान, यूरोप और एशिया के जो शीतोष्ण घास के मैदान, इनके अंदर ये फसलें वो उगाई जाती हैं, बोई जाती हैं। दीज एरियाज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड, क्योंकि इन क्षेत्रों के अंदर जो है जनसंख्या घनत्व कम है। विद लार्ज फार्म्स, जबकि मैदान जो है काफ़ी बड़े हैं, भूमि अधिक है। स्प्रेडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स, जहाँ सैकड़ों हेक्टेयर्स भूमि के अंदर जो खेत विस्तृत हैं। स्वीयर विंटर्स रिस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन्स एंड ओनली ए सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। यहाँ पर देखिए, अत्यधिक सर्दी होने की वजह से केवल एक फसल जो है वर्ष भर में ले जाती है, क्योंकि अधिक सर्दी होने से फसलें जो हैं नहीं हो पाती हैं। इसके अंतर्गत हम नेक्स्ट जो अपने कमर्शियल फार्मिंग के अंदर जो खेती है मिक्स्ड फार्मिंग के अंदर में आपकी जो मिश्रित खेती है, द लैंड इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फोडर क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइवस्टॉक। इसके अंदर क्या किया जाता है कि फसलें जो भोजन और जो पशुओं के चारे के लिए जो फसलें उगाई जाती हैं, साथ साथ इसमें पशुपालन भी किया जाता है मिक्स्ड फार्मिंग के अंतर्गत। इट इज़ प्रैक्टाइज्ड इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। देखिए, अगर जो इस प्रकार की खेती के लिए अगर जो सबसे ज़्यादा अगर जो आपको उपयुक्त क्षेत्र बताया जाए तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पर मिश्रित खेती बहुत अधिक की जाती है बजाय यूरोप और इनके। यूरोप में भी जो कम मात्रा में जो खेती की जाती है, और आपका जो पूर्वी अमेरिका है, अर्जेंटीना है, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया है यानी दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, इनके अंदर जो है, और अफ्रीका के अंदर
ये खेती की जाती है आपकी मिक्स्ड प्लांटेशन के जो मिक्स्ड फार्मिंग है वो की जाती है, मिश्रित खेती की जाती है। इसके अंतर्गत कमर्शियल फार्मिंग के अंतर्गत ही हमारा प्लांटेशन आता है, बागवानी आती है। प्लांटेशन आर ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैशू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन। देखिए ये प्लांटेशन जो खेती इस प्रकार की खेती होती है जिसमें व्यापारिक दृष्टि से केवल एक फसल को जो है, चाहे उसमें चाय है, कॉफ़ी है, गन्ना है या काजू है, रबड़ है, केला है, कपास है, ये एक फसल उगाई जाती है बड़े भूभागों के अंदर। लंबे विस्तृत जो बागान इसके लगे हुए होते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। इन देखिए बागवानी के अंदर क्या होता है कि अत्यधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है, अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। द प्रोड्यूस मे बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन नियर बाई फैक्ट्रीज। और इनमें से जो उत्पाद उत्पन्न होता है उस उत्पाद को या तो निजी स्तर पर ही ये लोग अपनी प्रोसेसिंग, अपनी फैक्ट्रियां लगा लेते हैं, उसके अंदर प्रोसेस कर लेते हैं, या स्थानीय जो फैक्ट्रियां उपलब्ध होती, कारखाने उपलब्ध होते हैं, वहाँ पर इसकी प्रोसेसिंग होती है। द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ दस एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग। देखिए प्लांटेशन जो फार्मिंग होती है और इवन कमर्शियल जो फार्मिंग होती है, इन सभी के लिए यातायात सुविधाओं का होना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक यातायात सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी तो ऐसे में क्या होता है कि इन खेती का जो वास्तविक जो उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि यदि गन्ने की अगर जो हमने हार्वेस्टिंग कर ली है और गन्ना समय पर मिल में नहीं पहुँच पाता है, फैक्ट्री में नहीं पहुँच पाता है, तो इसका जो सुक्रोस होता है वो सूखना शुरू हो जाता है, गन्ने का रस जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का होना भी नितांत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है प्लांटेशन फार्मिंग और आपकी जो कमर्शियल फार्मिंग है इन सब के लिए। मेजर प्लांटेशंस आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। जितने भी आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के अंदर आपके अधिकांश जो बागवानी कृषि देखने को मिलती है। रबर इन मलेशिया, इस प्रकार से देखें तो मलेशिया के अंदर रबर के बागान मिलते हैं, कॉफ़ी के बागान ब्राज़ील में मिलते हैं, चाय के बागान भारत और श्रीलंका में मिलते हैं। ये कुछ बागवानी कृषि के आपके सामने क्षेत्र के साथ साथ एग्जाम्पल दिए हुए थे। उसके बाद आपको हम देते हैं मेजर क्रॉप्स। अधिकांश जो फसलें होती हैं उन फसलों के बारे में देखते हैं। ये देखिए आपको फिगर 4.6 जो दिखा रखा है, एक बनाना प्लांटेशन। यहाँ पर एक केले का बागान है वो दिखाया हुआ है। किस प्रकार से यहाँ पर देखिए ये केले के जो हैं चित्र इसके अंदर दिखाए हुए हैं, किस प्रकार से ये केले लगे हुए हैं, एक बाउंडेशन इसके जो कर रखी है। अब देखिए यहाँ पर मेजर क्रॉप्स, ए लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। देखिए बढ़ती हुई जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की जो हैं खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। क्रॉप्स आल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल्स फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। देखिए इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ जो देश में इंडस्ट्रीज होती हैं वो कई प्रकार की, यदि कच्चे माल के आधार पर देखें तो कई प्रकार की फैक्ट्रियाँ होती हैं। कुछ आपके कृषि आधारित फसलें होती हैं, कुछ आपकी धातु आधारित फसलें फैक्ट्रियाँ होती हैं, कारखाने होते हैं। तो इस प्रकार से ये फैक्ट्रीज जो हैं विभिन्न प्रकार के जो कच्चे माल के आधार पर इनका जो है निर्धारण किया जाता है, सेटअप की जाती हैं। तो कच्चे माल के आधार पर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, यानी कृषि आधारित कुछ उद्योग होते हैं। मेजर फूड क्रॉप्स आर व्हीट। यदि हम प्रमुख खाद्यान्न फसलों की बात करें तो गेहूं है, चावल है, मक्का है, एंड माइलेट्स जो बाजरा होता है ये आपके प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स। जबकि जूट और जो कॉटन है ये आपके रेशेदार फसलें हैं। इनसे जो है विभिन्न प्रकार के कपड़े हैं या जो बोरियां वगैरह हैं, सेक्स वगैरह हैं, ये बनाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स आर टी एंड कॉफ़ी। और पेय पदार्थ, पेय फसलों के अंतर्गत आपकी चाय और कहवा की कॉफ़ी को हिंदी में कहवा बोलते हैं। तो ये कहवा की जो फसलें हैं ये प्रमुख रूप से फसलें हैं। अब वन बाई वन हम इन फसलों के जो हैं इन जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उन पे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए ये देखिए राइस कल्टीवेशन का एक सीन दिया हुआ है यहाँ पर आपके फिगर 4.7 के अंदर। तो राइस का ही पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए राइस इज़ द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। राइस जो है संसार की सबसे अधिक, या ये कहें कि स्टेपल डाइट है, स्टेपल फूड क्रॉप है, यानी संसार में सबसे अधिक लोगों के द्वारा खाए जाने वाली फसल चावल है। इट इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। यह उष्ण और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जो है खाद्यान्न फसल है, मुख्य फसल है। राइस नीड्स हाई टेम्परेचर। इसको जो है पकने के लिए उच्च तापमान की ज़रूरत होती है चावल को। हाई ह्यूमिडिटी
एंड रेनफॉल, उच्च आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। इट ग्रोज बेस्ट इन एलुवियल क्लेई सॉइल, और ये दोमट चिकनी मिट्टी के अंदर जो अच्छे से पैदावार होती है। विच कैन रिटेन वाटर, जिसके कि वाटर रिटेन करने की पावर जो होती है अधिक होती है। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडिया, चाइना जो चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, उसके बाद द्वितीय स्थान पर भारत का नंबर आता है, उसके बाद जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट का नंबर आता है। इन फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस एज इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, टू टू 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन ए ईयर। यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल है, बांग्लादेश है, यहाँ पर चावल की वर्ष भर में 3 फसलें ले ली जाती हैं। ओस, अमन और बोरो, ओस, अमन और बोरो यहाँ पर 3 फसलें ली जाती हैं। ओस, अमन और बोरो यहाँ प्रमुख रूप से 3 फसलें ली जाती हैं। यहाँ पर देखिए मैं यदि आप इनके सीजन के ऊपर जाएं तो चावल, जैसे कि हिंदी में हम देखें राइस का मतलब होता है चावल। चावल के अंदर यदि देखें तो 3 वर्ड होते हैं। चावल 3 लेटर से मिलकर के बना है, तो 3 लेटर से मिलकर के बना है। तो इसी प्रकार से यदि हम सीजन के आधार पर देखें तो रबी की फसल और खरीफ की फसल में 3 लेटर से ये बनकर मिलकर के बने हैं। यहाँ पर 3 आपके जो जैसे खरीफ जो है, तो इस प्रकार से चावल जो है खरीफ की ऋतु में बोई जाती है। यदि आप थोड़ा सा ट्रिकी वे में इसको पढ़ेंगे, ट्रिकी वे में इसको जानेंगे, तो सबसे इजी वे हो जाएगा इसको याद करने का। राइस मीन्स चावल के अंदर आपको 3 आपके जो सिलेबल मिलते हैं, 3 आपके जो शब्दांश हैं वो मिल रहे हैं इसके अंदर। देखिए चावल। इसी प्रकार से खरीफ, तो इस प्रकार से जो 3 लेटर से बना हुआ 3 वर्ड जिसके अंदर ये पूरे काउंट हो रहे हैं, मात्राएं जिनके अंदर मात्राओं सहित, तो उसी प्रकार से चावल, खरीफ जिसमें 3 लेटर्स हैं, तो ये आपका खरीफ की फसल है चावल। उसी प्रकार से वीट पे चलते हैं हम। वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, इसको जो सम तापमान की आवश्यकता होती है, एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। देखिए इसको बोते समय और इसको काटते समय जो है सम मौसम की आवश्यकता होती है, न अधिक गर्मी न अधिक सर्दी की आवश्यकता होती है। इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, और ये अच्छे से पनपता है यदि मिट्टी जो है लोमी हो, दोमट अगर जो मिट्टी होती है तो उसके अंदर अच्छे से, और जिसकी सिंचाई जो अच्छे प्रकार से हो, तो वहाँ पर इसकी पैदावार अच्छी होती है। वीट इज ग्रोन एक्सटेंसिवली इन यूएसए, गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन जो है अमेरिका के अंदर, कनाडा, अर्जेंटीना, रसिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, ये जो है प्रमुख गेहूं उत्पादक देश हैं। इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन विंटर, और भारत के अंदर ये सर्दी की ऋतु में बोई जाती है। और सर्दी की ऋतु में बोई जाने वाली फसल जो होती है वो रबी की फसल होती है। यहाँ पर फिर से एक बार आपकी एक ट्रिक काम करेगी। वीट मीन्स होता है गेहूँ, और गेहूँ जो है ये 2 वर्ड लेटर से मिलकर के बना है। उसी प्रकार से रबी की जो ऋतु है वो भी 2 वर्ड से मिलकर के बनी है। तो इस प्रकार से जो वीट है, जो गेहूँ है, वो आपका रबी की फसल है। उसके बाद आता है माइलेट्स, दे आर ऑल्सो नॉन एज कोर्स ग्रेन्स, इसको मोटा अनाज भी कहा जाता है। एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल्स, और ये कम उपजाऊ और रेतीले मिट्टी होती है उसमें अच्छे से पनपता है। इट इज़ ए हार्डी क्रॉप, ये जो फसल होती है ये थोड़ी जो मोटी फसल होती है, कठोर फसल होती है। दैट नीड्स लो रेनफॉल एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर एंड एडिक्वेट रेनफॉल, इसको जो है उच्च तापमान से मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए और उपयुक्त वर्षा हो, तो इसमें जो फसलें जो है और अच्छी हो जाती हैं। ज्वार, बाजरा एंड रागी आर ग्रोन इन इंडिया, भारत के अंदर ज्वार, बाजरा और रागी जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। अदर कंट्रीज आर नाइजीरिया, चाइना एंड नाइजर, जो नाइगर है ये आपके प्रमुख इसके मिलेट्स के जो बाजरे के उत्पादक देश हैं। उसके बाद आपका जो हम डिस्कस करते हैं, चलिए थोड़ा सा पॉइंट और बचता है, इसको कर ही लेते हैं। उसके बाद आपका रहता है मैजे, जो आपकी खाद्यान्न फसलें, मैजे, मक्का, जिसको रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, इसको जो है मॉडरेट सम तापमान की आवश्यकता होती है। रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन, अधिक जो है धूप की आवश्यकता होती है। यानी ये खरीफ की फसल है, ये खरीफ की फसल है, और मानसून के जैसे मार्च अप्रैल में इसको बो दिया जाता है, और अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक इनको काट लिया जाता है। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स, इसको भी जो अच्छे सिंचित जो उपजाऊ भूमि होती है उसकी आवश्यकता होती है। मैजे
इज ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रसिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको। और इसके जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं वो आपके उत्तरी अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया, भारत और आपके मैक्सिको जो इसके प्रमुख उत्पादक देश हैं। देखिए मेजे इज ऑल्सो नोन एज कॉर्न, मेजे को, मक्का को कॉर्न भी कहा जाता है। वेरियस कलरफुल वेराइटीज़ ऑफ मेजे आर फाउंड अक्रॉस द वर्ल्ड। संसार में जो है विभिन्न प्रकार के मक्का के कलर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको 3 कलर दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक भी है, आपके ब्लैकिश भी, रेडिश भी है, येलोइश भी है और एंड वाइट भी है। तो इस प्रकार से, और आजकल तो जो फास्ट फूड का फैक्ट जो आपकी कंपनियां हैं, डोमिनोज है, इवन जो PhD बाई पिज़्ज़ा हट है, इस प्रकार की जो कंपनियां हैं ये भी बेबी कॉर्न के नाम से इनको जो खाद्यान्न फसलों के इनके जो आपके जो पिज़्ज़ाज वगैरह होते हैं, जो फास्ट फूड होते हैं, उनके अंदर यूज करते हैं। उसके बाद देखिए फाइबर क्रॉप्स के ऊपर चलते हैं हम। फाइबर क्रॉप्स कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल। कॉटन जो है ये आपकी खरीफ की फसल है। देखिए कपास, वही 3 लेटर वाले, लगभग 3 लेटर वाली फसलें जो हैं वो आपकी खरीफ के अंदर हैं। हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल चाहिए, 210 फॉरेस्ट फ्री डेज चाहिए, यानी 200 से 210 दिन के आसपास इसको कोहरा रहित दिन चाहिए। ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ, इसके जो वृद्धि के लिए जो चमकीली धूप चाहिए। इट ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक एंड एलुवियल सॉयल, यह काली और जो जलोढ़ मिट्टी होती है इसके ऊपर जो अच्छे से पनपता है, अच्छे से पैदावार होती है इसकी। चाइना, USA, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन। देखिए इसमें चाइना है, अमेरिका है, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और ये कपड़ा उद्योग के लिए, सूती कपड़ा उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल उपलब्ध कराने वाला जो कृषि है, खेती है। जूट वॉज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। विच इज़ नोन एज गोल्डन फाइबर, तो जूट इज़ नोन एज गोल्डन फाइबर। इट ग्रोज वेल ऑन एलुवियल सॉइल एंड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। देखिए ये जो दोमट मिट्टी होती है, आपकी जलोढ़ जो मिट्टी होती है, उसमें अच्छी तरह से पनपता है, उगता है, और इसको उच्च तापमान की ज़रूरत होती है, उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, आर्द्र जलवायु चाहिए। दिस क्रॉप इज ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एरियाज, यह उष्ण कटिबंध क्षेत्रों के अंदर अधिक पैदा होती है। इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट। बांग्लादेश और भारत, देखिए बांग्लादेश जब भारत आज़ाद होने से पहले बांग्लादेश जो है भारत का हिस्सा था, तो उस समय जो बांग्लादेश के एरिया थे वहाँ पर कपास, इसकी जो जूट की खेती है, पटसन बोलते हैं इसको हिंदी में, इसकी खेती बहुत अधिक होती थी। लेकिन जब भारत 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुआ तो ये पूर्वी पाकिस्तान के रूप में बना बांग्लादेश। तो अधिकांश जो अपने जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज़ थे वो बांग्लादेश में चले गए, पाकिस्तान के अंदर चले गए। इट मीन्स कहें जो 1971 के अंदर बांग्लादेश एक नए देश के रूप में हमारे सामने आता है। तो यहाँ देखिए कॉफ़ी रिक्वायर्स, ये आपके कुछ जो हैं पेय फसलें हैं। कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट, कॉफ़ी को जो है गर्म और जो नम जलवायु चाहिए। एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल्स, दोमट मिट्टी चाहिए जिसके अच्छे से सिंचित भूमि। हिल स्लॉप्स आर मोर सूटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप, इस फसल के लिए जो है पहाड़ी जो ढलानें होती हैं वो उपयुक्त स्थान होते हैं। ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाई कोलंबिया एंड इंडिया। ब्राज़ील जो है कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश है, उसके बाद आपका जो है कोलंबिया और भारत का नंबर आता है। ये कॉफ़ी प्लांटेशन के देखिए किस प्रकार से इनमें रेडिश जो बीज, आपको जो बीन्स दिखाई दे रही हैं कॉफ़ी के। उसके बाद जो बेवरेज फसलों में एक कॉफ़ी टी आती है। टी इज़ ए बेवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशन, चाय के जो है बागान लगाए जाते हैं, बागान के रूप में इसकी खेती की जाती है। दिस रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट, इसको ठंडा क्लाइमेट चाहिए। एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल, और अच्छे से सिंचित भूमि चाहिए जहाँ पे अच्छी बारिश होती हो थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर जहाँ पर हल्की हल्की बारिश होती रहती हो। फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव्स, क्योंकि इसकी जो नाजुक पत्तियाँ होती हैं उन पे नए तेज़ बारिश की आवश्यकता होती है। हल्की हल्की बारिश जहाँ पर होती रहे, ऐसा मौसम इस चाय के लिए चाहिए। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल्स एंड जेंटल स्लोप, इसके लिए जो है अच्छे से जल की निकासी वाली दोमट मिट्टी है वो चाहिए,
और ये जो है मुख्य तौर पर जो पहाड़ी ढलानें होती हैं जहाँ पर पानी इनकी जड़ों के पास नहीं रुकता, वहाँ पर यह पौधा अच्छे से पनपता है। लेबर इन लार्ज नंबर इज रिक्वायर्ड, इसके अंदर जो है टू पिक द लीव्स, पत्तियों को तोड़ने के लिए जो है अधिक जो मजदूरी की आवश्यकता पड़ती है इसके अंदर, इसलिए इसको जो है लेबर एक्सटेंसिव फार्मिंग भी बोलते हैं। केनिया, इंडिया, चाइना एंड श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड। देखिए, केनिया है, भारत है, चाइना है, श्रीलंका है, ये संसार के सबसे उत्तम क्वालिटी की जो है चाय वो उत्पन्न करते हैं, वो पैदा करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन दिया हुआ है, कॉफ़ी के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया है। वो डिस्कवर्ड द कॉफ़ी प्लांट, कॉफ़ी प्लांट की जो खोज है वो किसने की? देखिए, देर आर डिफरेंट वर्जन्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी के वर्जन के बारे में भी, इसके वर्जन कई अलग अलग, जैसे आपके एंड्रॉयड फ़ोन के वर्जन आते हैं उसी प्रकार से कॉफ़ी के भी अलग अलग वेराइटीज़ हैं, तो इनके बारे में अलग अलग कहानियाँ हैं। इन अबाउट 8850 काल्दी एन अरब गोट हर्डर, काल्दी जो कि एक अरब का निवासी था, बकरियां चराने वाला था, हु वाज पजल्ड बाय द क्वीर एंटिक्स ऑफ दिस हिज फ्लॉक, जो उनकी बकरियां थी, जो उनकी भेड़ें थी, उनसे जो काफ़ी तंग आ गया था एक बार। टेस्टेड द बेरीज ऑफ द एवरग्रीन बुश ऑन विच द गोट्स वर फीडिंग, जिन झाड़ियों को उनकी बकरियां चरा करती थी, एक बार उसने उनकी पत्तियों को टेस्ट किया। ऑन एक्सपीरियंसिंग ए सेंस ऑफ एक्सिलरेशन ही प्रोक्लेम्ड हिज डिस्कवरी टू द वर्ल्ड, और उन पत्तियों को चबाने के बाद उसने संसार के सामने अपनी जो ये खोज थी, इस खोज को जो है प्रकट किया, इस खोज को जनता के सामने पेश किया, क्योंकि जो चाय की पत्तियां थी वो एक्टिवनेस लेके आती थी, क्योंकि बकरियां चराते चराते वो ऊँग जाता था, उसको आलस आ जाता था। तो ऐसे में जब उन पत्तियों को उसने टेस्ट किया तो उसके अंदर जो एवरग्रीन के जो बुश थे, जो सदाहरित पत्ती थी, उसको उसने जब अनुभव किया, उसको चबाया, तो उसमें थोड़ी सी ताजगी महसूस हुई, उसको फ्रेशनेस महसूस हुई। फिर उसने ये पूरी दुनिया को बताया, और इस प्रकार से ये चाय की खोज बताई जाती है, कॉफ़ी की खोज बताई जाती है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कल नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, आपका जो कृषि विकास है, कृषि विकास से संबंधित कहाँ पर इसका प्रमुख सेंटर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो आपका एक फार्म इन द USA का फार्म के सीन आ जाते हैं, और हाँ नेक्स्ट वीडियो में इसको हम जो है कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।